मैं हिंदू राष्ट्र टाइम से जी.एस. सचदेवा आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे साथ जो फेसबुक पे हैं, यूट्यूब में मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, सबका आदर सत्कार है। थोड़ा सा मैं आज आपको श्री राम की भक्ति में तल्लीन 2 मिनट करना चाह रहा हूँ। उस भक्ति में आप भी तल्लीन हो जाएं, फिर मैं अगले किसी मुद्दे को उसके जोड़ के आगे आपको आज की वीडियो को समाप्त करूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम के चरण कमल जो है, हम उसकी आराधना में लीन होते हैं, परिकल्पना करते हैं। बरसों से हम इस अस्तित्व को पाना चाहते थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारे हिंदुओं ने जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसके बाद उन पे जो हिंदू कार सेवक थे, गोलियां चलवाई गई थी। जो गोलियां चलाई गई, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। इतना कुछ सहने के बाद हमें इतने सालों के बाद कोर्ट में ये केस चलता रहा। उसके बाद हमें जो हमारे पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में, कि राम जन्मभूमि का अस्तित्व वही है जहाँ ये बाबरी मस्जिद बनी थी। तो हमें सर्वोच्च न्यायालय से उनके आदेशानुरूप हमने वो जगह पे निर्माण, हिंदुओं ने, भारत सरकार ने, जो वहाँ पे अयोध्या में उस पीठ के महानुभावी वर्तमान में जो सदस्य बनाए गए, उनसे पूरी राम मंदिर बनाने का एक संकल्प, जो कि 1-1.5 साल में आपको नज़र आ जाएगा। भव्य प्रतिमा बनेगी, भव्य अयोध्या विकसित होगा। लेकिन ये क्या, हमारे देश के बॉर्डर पे स्थित एक नेपाल का अदना सा नेपाल, छोटा सा नेपाल, पर्वत की तलहटी पे बसा हुआ वो नेपाल, जो भारत देता था, भारत को आग्रह करते थे, हमने उनकी आर्थिक मदद की, पैसे से, साधनों से, उनके व्यापार को, उनकी सड़कों को बनाने के लिए भारत सरकार ने 2014 से, अगर आप बाद में देखें तो बहुत कुछ किया। वही एक नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी, बेतुके बयान, किस बात के लिए, क्यों दिया बेतुका बयान? उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, सिर्फ चाइना के कहने पे, क्योंकि इस समय चाइना महामारी के, कोरोना के एक दाग में फंसा हुआ है कि ये वायरस वहाँ से निकला। उसने अपने आप को बचाने के लिए, उसके साथ कोई मुल्क नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान, और दूसरा उसने नेपाल को एक मोहरा बढ़ा के सामने पेश कर रहे हैं। उनको अपना भविष्य नहीं नज़र आया। ओली जी का ये बयान मूर्खतापूर्ण बयान है, गलत दूरदर्शिता, दूरंदेशी का अभाव है। भारत के बिना वो मुल्क नहीं चल सकता। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा। जिसने जहाँ जाना है, जिसने जो करना है, वो अपने हिसाब से करता है, हमें उसकी वो नहीं है। लेकिन हमारी श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं था,
नेपाल में था, एक गांव में था, जबकि आपने पुराने वेद में, रामचरितमानस में, सब जगह विश्व की अनुसंधान करता पुरानी बुक सार को अगर आप टटोल के देखें, उसके ध्यान से पता चलता है कि ये अयोध्या नगरी भारत में थी, महल था श्री राम जी का, जिससे कि वो बाद में गए वनवास के लिए। कौन से रास्ते से? कोई नेपाल के रास्ते से गए। अगर उन्होंने रावण पे उनको मारा, चढ़ाई की, तो वो श्रीलंका के रास्ते से गए थे, तो नेपाल कहाँ से आ गया बीच में? ये सारी चीज़ें निराधार है। हमारे साधु संत बहुत आलोचना कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। धर्मगुरु जिनके ऊपर ये धर्म, हिंदू धर्म टिका हुआ है। राम मंदिर का अस्तित्व एक अलग चीज़ है, धर्म एक अलग चीज़ है। अगर हम धर्म और इसको मिला के भी चलें तो आप ये ध्यान करें कि कभी भी श्री राम है, भोले बाबा है, माता रानी, साईं बाबा, ये अलग प्रारूप में हर जगह हर धर्म के लोग उसको मानते हैं। हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। लेकिन हिंदुओं का जो राम मंदिर है उससे उनकी आस्था जुड़ी हुई है। कभी भी सहन नहीं करेगा हिंदू कि कोई भी आदमी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो बाहर का, कोई मुल्क का कोई हो, वो हमारे लिए विद्रोही है, जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। उनकी आलोचना अवश्य होना चाहिए। हमारे अयोध्या के धर्मगुरु ने बोला है कि जितने भी नेपाल में हिंदू हैं, सड़कों पे उतर के बहिष्कार करो और उनको गद्दी से उतारने के लिए एक प्रयास करना बड़ी ज़रूरी है। ओली जी को मैं इस मुद्दे से थोड़ा सा हटता हूँ। वो उनकी राजनीति है, उनको इस समय चाइना के अनुरूप चलना है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे को ये कहो कि जनकपुर में माँ सीता का घर था, वाल्मीकि निवास वहाँ है, जहाँ तक ठीक है। लेकिन ये कहना कि श्री राम एक गांव में पैदा हुए और वो है, सरासर बकवास है। आलोचना ही करनी चाहिए और हिंदुओं को इकट्ठा होके आलोचनात्मक तरीके से, मीडिया भी अच्छा सपोर्ट कर रही है इस बात को, उनकी आलोचना कर रही है, हर जगह आलोचना हो रही है, नेपाल में हो रही है। नेपाल में जो हिंदू हैं या दूसरे जो भी हैं, बात उसकी नहीं है। बात ये आ रही है कि वो चाइना की गोद में बैठे, हमें इससे एतराज़ नहीं है। लेकिन भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार को इस समय ये करना है कि वहाँ से सीधा जो बॉर्डर्स खुले हुए हैं, जैसे हमने पाकिस्तान में अपने बॉर्डर पे मिलिट्री लगाई है, अब नेपाल में विश्वास करने का कोई भी कारण इसका भारत को नहीं करना चाहिए। विश्वास करने के नेपाल हमारे काबिल नहीं रहा। आपने जितना भी दिया, जितना भी आर्थिक मदद करी है, सब कुछ किया, लेकिन अगर एक बच्चा विद्रोह करता है, बाप क्या करेगा? बाप ये करेगा कि उस बच्चे को पहले समझाएगा, नहीं समझ आती है तो उसको छोड़ देगा। छोड़ने का क्या? दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। दंडात्मक कार्रवाई में 2-3 सजेशन है मेरे। सबसे पहला, ये व्यवस्था जो पहचान पत्र से वहाँ जाते हैं, ये बंद होनी चाहिए। पासपोर्ट से जाएंगे, जिससे कि यहाँ पे वहाँ कम आदमी जा सके। अब जा भी कोई नहीं रहा, क्योंकि वो मुल्क जो है हर चीज़ का बयानबाजी उल्टी कर रहा है, गलत दिशा में ले जा रहा है। कोरोना यहाँ से फैला, ये बताया जा रहा है। हमारा तो उनका संबंध बेटी और रोटी का है। नेपालियों ने उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर्स है, सुरौली बॉर्डर, वहाँ के गांव की कन्या होती है और वहाँ से शादी होती है, वहाँ वो चले जाते हैं। तो नेपाल हिंदू की लड़की, नेपाल का लड़का, तो ये संबंध होने के बाद भी अगर वो सौहार्दपूर्ण वो तरीके से नहीं चलती है तो उनको बिल्कुल हट जाना चाहिए। दूसरा, जितने भी बॉर्डर्स हैं, सुनोली बॉर्डर से आप ये देखेंगे, थैला लटकाते हुए लोग आ रहे हैं, चेकिंग कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं है,
बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जैसे आतंकवादियों को सूचना मिलती है, दिल्ली को, पंजाब को, दूसरे को बिल्कुल अलर्ट करके एक एक चीज़ चेक होती है, तो वहाँ से आने वाले हर आदमी का, चाहे बिस्तर है, चाहे थैला है, चाहे कोई चीज़ है, पूर्ण रूप से चेकिंग होनी चाहिए। क्योंकि ऊपर पड़े होंगे सेब और वो, और अंदर पिस्टल, तो ये चीज़ें बंद करो। क्योंकि ज़्यादा आतंकवादी यहाँ से, कभी भी आप देखो कोई चोरी की वारदातें होती है, नेपाली यहाँ पे रहे तो नेपालियों को लोगों ने, नौकरों को रखना बंद कर दिया, विश्वास के काबिल नहीं थे। नेपाली यहाँ से चोरी करता है, रात को बस से सीधा सुनौली बॉर्डर पहुँचा और अपने गांव पे पहुँच जाता है नेपाल में। तो दिल्ली हिंदुस्तान की पुलिस को पकड़ने के लिए नेपाल से इजाज़त लेनी पड़ती है, वहाँ पहुँच के सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इन कार्रवाइयों में मत पड़ो, सीधा सा सुनौली बॉर्डर से सारे बॉर्डर को सील करो। जितने भी आदमी वहाँ से आ रहे हैं उनकी सबसे सघन तलाशी होनी चाहिए, और आप ये मान के चलना कि हर चीज़ वहीं से उठी है। आप याद करो कि जब वहाँ से नेपाल से प्लेन हाईजैक होके काबुल पहुंचा था अफ़गानिस्तान में, तो कहाँ से उड़ा था वो? नेपाल से। तो इसका मतलब नेपाल में उस समय सुरक्षा खामियां थी। पाकिस्तान, नेपाल और चाइना, इनको हमें भूल जाना चाहिए, ये हमारे वफ़ादार नहीं हैं आने वाले समय में भी। तो आपको इस समय, आपने पाकिस्तान का बहुत अच्छा किया हुआ है, बॉर्डर सुरक्षित हैं, वहाँ से कोई गतिविधि होती है, उनकी चौकियों पे हमले होते हैं, सब है, सब चीज़ें सब लोग जान रहे हैं, अच्छा है। ऐसी वारदात पिछले दिनों में पाकिस्तान में नहीं हुई। घुसपैठ की वारदातें होती रहेंगी, वो एक अलग बात है, वो इतने बड़े मुल्क के लिए इतनी सोचने का विषय नहीं है। लेकिन अब इनका ये चाहिए कि जो बॉर्डर्स हैं नेपाल के, इनको सघन तलाशी के दायरे में लाना चाहिए, टाइट सिक्योरिटी में, जिससे कि अवैध हथियार, अवैध कोई तरह का काम करने वाला ना आ सके, ना यहाँ से जा सके, ना यहाँ से भाग सके। यहाँ से लोग चोरी करते हैं, बड़े वो करते हैं, बाद में कई केस ऐसे हुए, आपने अखबारों में पढ़े होंगे कि यहाँ से नेपाल चले गए। अब नेपाल एक अलग कंट्री है, दिक्कतें आती हैं। तो सरकार को, सब हिंदू की तरफ से मेरी आवाज़ है कि इनकी सघन तलाशी हो, बॉर्डर सील कर दो, कोई भी आदमी, और पासपोर्ट की व्यवस्था कर दो। बस पता चल जाए कौन आदमी कहाँ गया, या पहचान पत्र से पता नहीं चलता, ना कोई एंट्री होती है ना कुछ होता है। तो ध्यान रखो, इन चीज़ों में सब कुछ हो सकता है। हमें अब इसको, अपनी ताकत भारत सरकार को दिखानी है। इनकी जितनी भी मदद करनी थी वो आपने कर ली है। एक आम तौर के ऊपर हमेशा भारत, भूटान, नेपाल पड़ोसी देशों का हमेशा करता रहा है, छोटे मुल्कों को अनुदान देना, और ये एक परंपरा रही है और ज़रूरी भी है एक सामंजस्य बनाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पीठ पे छुरा भोंकता है, जिसका प्रधानमंत्री ऐसा हो, तो इसमें जनता का कोई कसूर नहीं है। वहाँ की जनता फिर भी हमारे साथ है, लेकिन अगर 30% उनकी तरफ भी है, लेकिन 70% आज भी भारत की तरफ है। तो ऐसे एक्शन होने चाहिए, प्रभावी इनके आपको कदम उठाने हैं, जिससे कि कोई भी वारदात बड़ी, जिसके अंदेशे हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और ये मिल चुका है, तो कोई ऐसी आतंकवादी घटना वाया नेपाल से हमारे हिंदुस्तान में हो सकती है। इसको अच्छे तरीके से सोचने, समझने के साथ साथ अब बॉर्डर को टाइट करना है। और ओली जी की जितनी बरसरा मीडिया में होनी चाहिए, अभी वो कम हो रही है। बाकी ऐसी बकवास करने वाले आदमियों को ज़्यादा हीरो बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ये कर रहे हैं, ये अपने आप भुगतेंगे। आने वाला समय आप देख लेना। भारत एक मजबूत राष्ट्र है, और इसकी गिनती अब यूरोपियन कंट्री में ऊपर की तरफ आ रही है। और ये सब छोटे छोटे जो कंट्री है, फिर भी हमें इनका ध्यान रखना है कि ये हमारी पीठ में छुरा ना भोंक जाए। ओम नमो शिवाय। भारत माता की जय। मेरा सिर्फ आपसे आग्रह होता है कि मेरी इस वीडियो को जितना भी ग्रुपों में शेयर करो। बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो बाकी ठीक, थोड़ा बहुत हमें उत्साह मिलता रहता है, मैं बनाता रहता हूँ।
आगे भी आने वाली परिस्थितियों में वर्तमान में कोई चीज़ हमारे दिमाग में आएगी, चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। अध्ययन करो, अच्छी किताबों का अध्ययन करो। हिंदुओं का ज्ञान, जो हमारे वेद, उपनिषद, पुराण हैं, इनको पढ़ो। गीता, रामायण, रामचरितमानस, इन सब का अध्ययन होना चाहिए। भगवत गीता, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी, देखो क्या वाक्य उस समय यूज़ किए गए, क्या प्रयोग में लाए, किस तरह से माइंड को उनको सेट करके सारा किया। तो जब जब इंसान को चीज़ें आगे बढ़ाओगे, सोचोगे, तब इंसान आगे की ओर बढ़ेगा। अपना समय आपका बहुत कीमती है, बेकार मत करें, खाली मत बैठें, अध्ययन करो और राजनीति की व्यवस्था को समझने की कोशिश करो। अच्छे नेताओं को आगे लाओ, अच्छे कार्यकर्ता और उनका उत्साह बढ़ाओ, देश तब चलेगा। जय हो, जय हो।